नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का। आज मैं आपको कक्षा 12 प्रश्नावली 3.2 आप व्यू पढ़ाने वाला हूं। कक्षा 12 की जो गणित एनसीईआरटी है उसका प्रश्नावली 3.2 का भाग 5वां लेकर आया हूँ। ठीक है, 4 भाग तक तो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। इसका 5वां भाग है। इसके क्वेश्चन थोड़ा लेंदी थे, इसलिए इसमें ज़्यादा भाग बन गए हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, 22 का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे क्वेश्चन को आज इस एक्सरसाइज में ख़त्म करेंगे। इसी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। आज मैं क्वेश्चन को इसमें लिखूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबी है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और इसका सॉल्व मैं आपको दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। ठीक है, निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप भी गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे कि व्यापार संघ को यानी व्यापारी को कुल प्राप्त ब्याज वार्षिक ब्याज कितना हो, 18,000 रुपये तथा 2,000 रुपये। यदि 30,000 रुपये की कोई लागत से हमें क्या करना है, काम शुरू करना है, तो प्रथम बांड 30,000 को 2 भागों में बांटना है। पहले बांड को 5% वार्षिक ब्याज पर देना है, दूसरे बांड को 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। पहला मतलब कह रहा है 30,000 रुपये के ऐसे बांटिए कि पहले बांड पर आपको 5% लाभ हो और दूसरे बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। तो गुणनखंड प्रयोग द्वारा आप व्यू के नियम से गुणनखंड प्रयोग कीजिए और आप बताइए कि आपको पहला नंबर 18,000 रुपया ब्याज कैसे प्राप्त हो रहा है और 2,000 रुपया कैसे प्राप्त हो रहा है। यानी कि 30,000 को आप कितने कितने रुपए में बांटेंगे कि 18,000 रुपया प्राप्त होगा और 1800 और 2,000 प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30,000 रुपये को 2 भागों में बांटना है, तो हम पहले भाग को x मान लेते हैं, दूसरे को 30,000 माइनस x कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे जरा देखेंगे। यहाँ पे आप एक काम करिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं 30,000 रुपये को 2 भागों में बांटा। पहला भाग 30,000 में x मान लिया, दूसरे को 30,000 में से x घटा दिया, तो दूसरा भाग 30,000 माइनस x हो गया। अर्थात पहला भाग हमने x मान लिया, दूसरा भाग क्या कर लिया, 30,000 माइनस x। अब पहले भाग को 5% वार्षिक ब्याज से, दूसरे भाग को 7% वार्षिक ब्याज की दर से हमें बांटना है। ठीक है, तो हम पहले भाग को आप क्या मान लेते हैं, पहले भाग को हम a बराबर मान लें। अगर इसको हम a मान लें तो पहला भाग x है और दूसरा क्या है 30,000 माइनस x, ये हो गया। अब दूसरा b अगर मान लें इसके रेट को, तो पहला भाग 5% है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 100। 5% मतलब 5/100 होता है। और दूसरा भाग क्या है आपका 7/100, 7%, 7/100 इसको भी मान लेंगे। देखिए, एक को रो वाइज एक को कॉलम वाइज लिखेंगे। आप चाहे बी वाले को रो वाइज लिखिए और ए वाले को कॉलम वाइज लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप व्यू में तभी आप गुणा करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये 1 गुणे 2, इसकी एक पंक्ति है और 2 आप भी 2 स्तंभ हैं, तो इसका रो वाइज यानी इसकी जो मैट्रिक्स है 1x2 की है, यानी 1 गुणे 2 वाली है। और इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 2 पंक्ति बना है तो 2 क्रॉस करेंगे, एक स्तंभ है 2x1 का है। तो आप पंक्ति गुणे स्तंभ जब करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो आप व्यू में क्या होता है, एक पंक्ति हो एक, मतलब ये अगर 1x2 है, ये 2x1 है, तभी इसमें गुणा हो सकता है, नहीं तो गुणा नहीं होगा। इसलिए एक को आप बड़ी लाइन यानी पंक्ति में लिखे, एक को स्तंभ में लिखे। किसी को भी स्तंभ किसी को भी पंक्ति लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम प्रश्नानुसार। अब इसमें यह कहता है कि जब हम प्रश्नानुसार यहाँ लिख देते हैं, प्रश्नानुसार इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्याज हमें कितना प्राप्त होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यानी आप व्यू विधि से गुणा करते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त होता है 1,800 रुपया का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, a इंटू बी बराबर कितना मिलता है 1,800 रुपया। a का मान अपना है x और ये 30,000 माइनस x है
और ये आपका दिखा है 5/100, ये है 7/100 बराबर क्या है 1800 के। ठीक है, अब इसी को आप हल कर लेंगे, हल करेंगे तो आपका सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए आप हल करेंगे। तो आप जानते हैं पहले क्या इधर से रो वाइज जाता है, इधर से कॉलम वाइज जाता है, अगर याद हो गुणा तो पहले को पहले से दूसरे को दूसरे अवयव से करेंगे। तो x इंटू 5/100 बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 क्या लिखेंगे 100 बराबर क्या है 1800। अगर दोनों से देखें तो आप क्या करिए, दोनों में एलसीएम क्या आएगा 100 आएगा। तो इधर हो जाएगा 5x प्लस इसमें 7 से गुणा 7 त्रिक 21, 21 30,000 था तो 2,10,000 हो जाएगा, 2,10,000 हो गया, माइनस का 7x है बराबर आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं बराबर आपका दिया 1800। ये 100 उधर जाएगा भाग से तो गुणा में हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 में से 7 में से 5 जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 2,10,000, 2,10,000 इक्वल टू ये उधर जाएगा 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। तो -2x बराबर ये उधर जाएगा 1,80,000 में से 2,10,000 आप घटा दीजिएगा, इनका काम खत्म हो गया। इसकी वैलिडिटी देखते हैं। तो चलिए इसको हम इससे घटाएंगे तो -2x 1,80,000 2,10,000 से घटाएंगे तो माइनस का 30,000 आएगा। और इससे आप क्या काम करिए, ये और थोड़ा सा घटा लीजिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 15,000 रुपया, है कि नहीं। 15,000 पहला भाग आ गया, तो 30,000 के 2 भाग क्या हुए, 2 भाग। आपने पहला 30,000 पहला x माना, x का मान क्या आ गया 15,000 और दूसरा 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स का मान वही 15,000, तो क्या आएगा 15,000 ही तो आएगा। नहीं दोनों आपके कितना आएंगे 15,000 दोनों भाग आएंगे। तो दोनों को यानी कि 15,000 को 5% और 15,000 को 7% से अगर बांटेंगे तो 1 साल का ब्याज जो आएगा वो 1,800 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। अभी हम लोग जो लगा रहे थे वो आपका क्या चल रहा था, ए भाग चल रहा था। ये जो लगा रहे थे ये आपका ए वाला भाग था। 19वां का बी पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बी पार्ट है उसमें सब कुछ यही है। उसमें आपकी बार क्या किया, लाभ 1,800 रुपया नहीं है, आपकी बार लाभ जो 1,800 रुपया था वो कहता किस प्रकार बांटे कि लाभ आपका कितना आ जाए 2,100 रुपया, सॉरी 2,000, लाभ आपका 2,000 रुपया आ जाए। तो आपकी जहाँ 1,800 लिखे हैं वहाँ पे क्या लिख देना है 2,000 लिख देना है। अब 2,000 लेके आप हल करिए, आपका भाग आ जाएगा 2,000 कितने कितने रुपए का बांड बनाए कि 2,000 रुपये का वार्षिक ब्याज आपको प्राप्त हो जाए। तो जहाँ 1,800 सब कुछ वही करके यहाँ मैं क्या कर देता हूँ 2,000 रुपया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का बी जो है ए इंटू बी बराबर आपके 2,000, ए का मान मैंने यक्स 30,000 माइनस एक्स, 2 भाग यही थे। ए यक्स वाले का 5% था और वाई ये 30,000 माइनस एक्स वाले का 7% था, बराबर आपका क्या लिखा है 2,000 है। तो इसी को मैं अब आगे हल कर देता हूँ तो फिर आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब कुछ वही है। इसमें करेंगे तो यक्स इंटू 5/100 प्लस करेंगे ये 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 बाई क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या है 2,000। ये आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। तो इसमें से अगर एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा 100 ही तो आएगा दोनों से, यार 5x हो जाएगा, इसमें 7 से गुणा तो 7 त्रिक 21 यानी 2,10,000 हो जाएगा, 2,10,000। और ये आपका हो जाएगा माइनस का 7x बराबर आपका क्या आ गया 2,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसी को आगे हल करिए तो ये फिर वही आएगा -2x और ये प्लस का 2,10,000 रुपये आ गया। और ये आप 2,000 तो है ही, ये 100 उधर जाएगा तो 20,000 हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, सॉरी 2 लाख हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे -2x इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000 हो जाएगा। तो -2x इक्वल टू आपका माइनस का 10,000 हो जाएगा, या x इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 5,000 रुपया हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका पहला भाग आपने x माना है तो लिखेंगे आता है पहला
भाग यक्स बराबर 5,000 रुपया। तो 30,000 में 5,000 ये निकल गया, तो दूसरा भाग क्या आ जाएगा? 30,000 के दो भाग में बांटे, पहला भाग 5, दूसरा 25,000 हो जाएगा। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस एक्स अर्थात क्या आएगा? 25,000 रुपये। यानी कि 5,000 को हम 5% से बांट दें और इसको 7% से बांट दें तो जो ब्याज आएगा वो 1 साल का ब्याज होगा हमारा 2,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान के, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान के तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक, यानी एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपया। 80 रुपया किसका है? पहली वाले का यानी रसायन का। 60 रुपया प्रति पुस्तक भौतिक वाले का और 40 रुपये प्रति पुस्तक अर्थशास्त्र का है। तो कहता है आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान के, तो पहले कितनी है? 10 दर्जन। मैं आप भी बना के दिखा रहा हूँ, 10 दर्जन। फिर दूसरी कह रहा है भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन है, 8 दर्जन लिख दिया। फिर अर्थशास्त्र की आपकी 10 दर्जन है। ठीक है, दर्जन। और प्रति पुस्तक का मूल्य दिया है तो दर्जन को आप प्रति पुस्तक बनाइए। एक दर्जन में 12 होते हैं तो 10 दर्जन में 12 दाम में 120 हो जाएगा। 8 दर्जन यानी कि 8 गुणे 12, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 120, क्योंकि एक दर्जन बराबर 12 होते हैं। तो 12 से आप गुणा कर दीजिए, दर्जन हटाइए 12 से गुणा कर दीजिए तो आपका ये बन जाएगा। इस प्रकार ये पुस्तक की संख्या आ गई, इतनी पुस्तकें हैं। और दूसरा बी नंबर, अब मैंने कहा इसमें एक नियम कि अगर इसको आप रो वाइज लिखिए तो दूसरा कॉलम वाइज लिखिए। यही तो मैंने आपको सिखाया है। आप व्यू में पहला अगर ए को रो वाइज लिख लिया तो बी को कॉलम वाइज, अगर एक एक लाइन वाला है। ठीक है, सिंपल से याद रखिए। तो इसको मैंने रो वाइज लिखा, अगर इसको पहला वाले को रो लिखे हो तो इसको भी कॉलम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर दूसरा को आप रो लिखना चाहते हो तो पहले को कॉलम लिख लीजिए। तो इसका मूल्य क्या दिया है? एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपया पहले वाले का, फिर 60 रुपया दिया है, दूसरे वाले का 40 रुपया दिया है, ये दिया गया है। तो कहता है दोनों का मूल्य पुस्तक बेचने पर दुकानदार को कितना फ़ायदा हुआ। तो ए इंटू बी यानी गुणा करना है हमें। तो ए का मान 120, ये है 96, ये है 120 और बी वाले का आप यहाँ करिए 80, 60 और 40 हो जाएगा। अब आप जानते हैं अवयव का गुणा कैसे होता है। पहले अवयव को इधर से रो वाइज, इधर से कॉलम वाइज चलता है। तो क्या करेंगे, पहले अवयव को पहले से, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से प्लस करते चले जाएंगे। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 2 जीरो लगा लीजिए। फिर आप अगर 60 को 96 से गुणा करेंगे, 60 को 96 से गुणा करेंगे तो करीब आएगा प्लस 57, 60 हो जाएगा। प्लस इसको 12 चौक 48 यानी 4800 हो जाएगा। और इसको अगर पूरा आप इकट्ठा जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 20,160 रुपया। ये पुस्तक का मूल्य, कुल पुस्तक का मूल्य हो जाएगा, यानी दुकानदार को 20,160 रुपया का फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, ये वाला जो 20वां का पार्ट कहता है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणे एन या 2 क्रॉस एन, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस पी 3 तथा पी क्रॉस के कोटियों के आप भी हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21-22 में सही उत्तर चुनिए। यानी 21-22 में ये आपको लेना पड़ेगा 21-22 क्वेश्चन के लिए। तो मैं आपको ये लिख देता हूँ। यक्स के लिए क्या लिया है? 2 क्रॉस एन, वाई के लिए 3 क्रॉस के है, जेड के लिए 2 क्रॉस पी है, डब्ल्यू के लिए एन क्रॉस 3 है, पी के लिए पी क्रॉस के दिया गया है। तो इसको मैं लेके फिर आगे बताता हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख सकते हैं। लिखा पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। ये 4 विकल्प दिए हैं, ABCD में से कौन सा सही आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई
तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो आपको दिया गया है मैंने लिख लिया है, x के लिए दिया है 2 क्रॉस n, y के लिए 3 क्रॉस k, z के लिए 2 क्रॉस p, w के लिए n क्रॉस 3 है और आपका p के लिए p क्रॉस k लिखा है। ये आपका क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हैं 20 के नीचे, ठीक है। तो इसमें आप y कॉमन कर सकते हैं, तो ये p प्लस क्या आएगा w हो जाएगा, है कि नहीं। तो y को आप रहने दीजिए पड़ा, ये P और W अगर आप देख लें तो P और W तभी बराबर होंगे, P और W तभी जुड़ सकते हैं जब इनकी कोटियाँ बराबर होंगी, यानी इनका क्रम बराबर होगा, 3 गुणे 3 हो, 2 गुणे 2 हो, 4 गुणे 4 क्रम को, यानी जब इनकी कोटि बराबर होगी तभी इसको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज किसी भी मायने में जुड़ नहीं सकता है। जब ये दोनों कोटियों में बराबर होंगे तो इनके मान भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो अब क्या है, आप इनका मान रखिए, P का मान क्या है आप देख सकते हैं स्मॉल p क्रॉस n है, w का मान आप देख सकते हैं क्या है n क्रॉस 3 दिया गया है। तो इससे अगर आप तुलना करा दीजिए तो p बराबर n आ जाएगा और k बराबर 3 आएगा। इस प्रकार p बराबर आपका n मिल रहा है और k बराबर आपका 3 मिल रहा है। तो आप विकल्प में देखिए कहीं मिल रहा है k बराबर 3 p बराबर n, ये आपका विकल्प ए इस प्रकार से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यदि n इक्वल टू स्मॉल p तो आप व्यू 7x माइनस 5z की कोटि क्या है। इसमें कोटि आपको बताना है। तो बस जैसे अभी आप पहले हल किए हो उसी प्रकार इस दूसरे वाले को भी हमें हल करना है। तो चलिए मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 22 में आपको दिया n बराबर p 7x माइनस 5z। तो इसमें आपको हल कैसे करना है, इसमें देखेंगे तो x की कोटि क्या है, ये घटेगा भी तभी, जैसे अभी मैंने आपको उसमें बताया था कि ये तभी जुड़ सकता है जब इनकी कोटियाँ बराबर हो। तो इसमें ये घटेगा भी तभी जब इनकी कोटियाँ बराबर हो। तो x की कोटि आपका क्या है, x वाले का दिया गया है, आप देख सकते हैं 2 क्रॉस n लिखा है इक्वल टू z वाले की कोटि, z वाले की 2 क्रॉस स्मॉल p है। तो आप देख सकते हैं 2 के बराबर 2 है, पहला पहले के बराबर आप देख सकते हैं, दूसरा दूसरे के बराबर, तो n बराबर क्या आएगा स्मॉल p। तो अगर हम यहाँ से देख लें इसको तो ये क्या आएगा, n बराबर जब p आ गया तो ये क्या बनेगा 2 क्रॉस स्मॉल p हो सकता है, या n बराबर p है या p बराबर n, या लिख सकते हैं 2 क्रॉस n, है कि नहीं। 2 क्रॉस p यानी कि n के जगह पर p रख सकते हैं, p के जगह पर n रख सकते हैं। तो 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n, यही 2 कोटि आपकी बन सकती है, इसके अलावा कोई कोटि नहीं बनेगी। तो हम उत्तर देखते हैं, हमारा क्या लिखा है, हमारा ये p क्रॉस 2 नहीं बल्कि n क्रॉस, ये 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n मिल रहा है, n क्रॉस 3 है नहीं, p क्रॉस n है नहीं, ये 2 क्रॉस n मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये n 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n, ये दोनों विकल्प होने चाहिए। तो 2 क्रॉस p इसमें नहीं है बल्कि p क्रॉस 2 है, ये गलत है, यार 2 क्रॉस p होना चाहिए। तो ये 2 क्रॉस n मिल रहा है, इसका मतलब विकल्प b आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ इसके अगले एक्सरसाइज में इसी आप व्यू को लेकर के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन्जॉय करें। चलिए बंद करते हैं वीडियो को, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।